नमस्कार। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू दिस थ्योरम. So statement of the theorem is the principal normal to a curve is a normal to the locus of center of the curvature at those points where the curvature is stationary. लास्ट लेक्चर में हमने ये फाइंड आउट करा था कि व्हाट इज center of circle of curvature. आई होप कि आपने ये वीडियो किया होगा. सो this is the position vector of circle of curvature. C is the position vector of center of circle of curvature, and this is rho, and this is r vector. R vector is arbitrary point. पोजीशन वेक्टर ऑफ P, जिस पॉइंट के ऊपर हमने कर्व लिया हुआ है. नॉट है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट. दिस इज रो, दिस इज प्रिंसिपल नॉर्मल. फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी. तो प्रॉपर्टीज थी टेंजेंट टू द C1 लाइज इन द नॉर्मल प्लेन एट C, और दूसरा प्रूव करा था कर्वेचर K of C is constant, then curvature of C1 also constant, and torsion is inversely proportional to the curve of C1. So आज इसी के सीक्वेंस में आगे हम थ्योरम कर रहे हैं कि प्रिंसिपल नॉर्मल टू ए कर्व इज नॉर्मल टू द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर at those point where the curvature is stationary. So सबसे पहले हमने ये वाला लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया. C is equal to R plus rho n. Let the locus C is R1, because you see कि ओरिजिनल कर्व तो हमारे पास है ये, ठीक है. ओरिजिनल कर्व हमारे पास ये है C, और इसके ऊपर हमारे पास अब क्या बना, यहाँ पे एक टेंजेंट बना, ठीक. और इस पॉइंट पे सर्कल ऑफ कर्वेचर बना ऐसे, ठीक. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, या सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर यू कैन से. ये है आपका C. दिस इज कैपिटल C, दिस इज सिंपल कर्व, दिस इज C. सो यू नो जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा, जैसे पॉइंट P यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सर्कल बनेगा, यहाँ पे पॉइंट P आएगा तो सर्कल यहाँ पे बनेगा. तो इट मीन्स दैट जैसे जैसे ये सेंटर, और ऐसे नहीं दूर होगा बिल्कुल एडजेंस भी ऐसे ऐसे पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है इमीडिएट पॉइंट हर पॉइंट पे. तो क्या होगा कि हमारे पास ऐसे एक सेंटर का लोकेशन आएगी. सो अगर इन सेंटर्स ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये C कर्व आएगा, सेंटर लोकस ऑफ सेंटर ऑफ C आएगा, ठीक. तो इस कर्व को हम जो मूव कर रहे हैं, जिसका लोकस है, उसको हमने R1 मान लिया, ठीक. इट मीन दैट C अगर यहाँ पे है तो ओरिजिन से जैसे इस P का जो पोजीशन वेक्टर है वो R है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया R1. R1 हम सबस्क्रिप्ट लगा लिया, मान लो कि ये दिस इज C1 का होगा, ठीक. सो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी. सो C1 का हमने यहाँ पे फिर लोकस पुट कर दिया R1. तो नाउ
जो R1 और R है, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट रखेंगे। R जो है वो कर्व, ओरिजिनल कर्व C के लिए, और R1 जो है वो कर्व C1 के लिए है, या लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा बोथ साइड रिस्पेक्ट टू S1। सो दिस इज डेफिनेटली T1 बन जाएगा, और इस तरफ चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो हमें रिस्पेक्ट टू S करेंगे डिफरेंशिएट, और तो S का रिस्पेक्ट टू S1 होगा। तो R डैश इज T, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग गया, रो डैश एंड रो एन एन डैश, और यहाँ से फॉर्नेट फॉर्मूले से हम डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। उससे जब रो और कप आपस में मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस टी बचेगा, माइनस टी और प्लस टी का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी लेफ्ट विद दिस। तो हमारे पास अब इस कर्व सी का, अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर हमने जो टेंजेंट मिल गया हमें T1, ठीक। तो बट और यहाँ से क्लियर कट पता लग रहा है कि T1 जो है वो नॉर्मल प्लेन में है, क्योंकि ये जो T1 है वो किसके लिए ना कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, नॉर्मल प्लेन्स की, नॉर्मल नॉर्मल वेक्टर्स के, दैट इज दिस इज यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल है, और ये बाई नॉर्मल है। तो इट मीन दैट ये जो T1 होगा वो कहाँ लाई करेगा, नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन कंटेन करता है एन और पी। सो अगेन अगर हम यहाँ पे सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ds ओवर S1 की वैल्यू निकाली जाए। उसके लिए सबसे पहले हमने देखो दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो T1 डॉट n, तो यहाँ पे n डॉट n 1 हो जाएगा और n डॉट b 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रो डैश ds ओवर ds1 ही आएगा। तो ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब हमने मान लिया कि कप्पा इज कांस्टेंट, कर्वेचर इज कांस्टेंट, तो डेफिनेटली आपका रो डैश भी 0 हो जाएगा। सो ये 0 हुआ तो डेफिनेटली T1 डॉट n जो होगा वो 0 आ जाएगा। तो व्हाट दिस मीन, दिस शोज दैट प्रिंसिपल नॉर्मल is normal to the locus of center of curvature। जो प्रिंसिपल नॉर्मल n है वो, देखो ये मैंने आपको ये बनाया, देखो ये है इसका T1, और T1 का अगर डॉट हम n के साथ ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास T है ओरिजिनल कर्व का, और ये हमारे पास n है। इसका मतलब ये n वेक्टर जो है इसका, इसके साथ जो डॉट प्रोडक्ट अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ इसे, तो यहाँ पे 90 बना रहा है इसका, ठीक। तो इट मीन दैट दिस इज लोकस है, इट इज नॉर्मल टू प्रिंसिपल नॉर्मल। तो वही लिखा है, दिस होता है प्रिंसिपल नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल मीन्स n इज नॉर्मल टू द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। सो हमने यही बात करनी थी कि अगर कर्वेचर जो है वो हम स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट लेते हैं, तो जो प्रिंसिपल नॉर्मल होगा वो कर्व के नॉर्मल होगा, ठीक। सो दिस इज सिंपल प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके, नाउ तो ये सर्कल की बात होगी। नाउ वी कम टू स्फीयर। ऑस्कुलेटिंग स्फीयर क्या होगा, या स्फीयर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसमें भी हम लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आप डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि स्फीयर का डेफिनेशन क्या होगा, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर का डेफिनेशन। सो अगर उसमें हमने सर्कल में 3 पॉइंट लिए थे और यहाँ पे हमने 4 पॉइंट लिए, ठीक। सो P Q R S are the 4 points on the curve. The limiting position of these limiting position of the sphere PQRS
where QRS tend to P is called the sphere of curvature, and its radius is called the radius of spherical curvature. अब यहाँ पे अगर ये कर्व है ना, ये कर्व है हमारे पास, ये कर्व है, तो यहाँ पे जब हमारा स्फीयर P पॉइंट है तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट लिए, एक हमने R ले लिया, एक हमने Q ले लिया और एक हमने S ले लिया, ठीक। तो इट मीन दैट कि जो आपका कर्वेचर, जो आपका स्फीयर बन रहा है वो इन चारों पॉइंट से वो ऐसे पास होके जाए, ठीक है, थोड़ा सा वो मतलब ऐसे जाएगा। लेकिन जब हम इसका लिमिटिंग केस लेंगे सो इट इज, ये आर भी पी को टेंड करेगा, क्यू भी आर को टेंड करेगा, एस भी पी को टेंड करेगा। सो दिस इज अ लिमिटिंग पोजीशन ऑफ स्फीयर। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि किस तरह से होगा। देखो स्टूडेंट, जब भी हम कोई लाइन बनानी हो तो उसके लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं प्लेन के ऊपर, ठीक है, अदरवाइज वो चीज आपकी एक लाइन ड्रॉ हो ही नहीं सकती जो पर्टिकुलर आप चाहते हैं। तो उसी तरह से अगर हमने कोई प्लेन बनाना है तो प्लेन में हमें कम से कम 2 वेक्टर चाहिए। उसी तरह से अगर कर्व पे हमने कोई एक स्फीयर प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें 4 पॉइंट चाहिए, और उन चारों पॉइंटों का ये लिमिटिंग पोजीशन होगा एट पी। सो दैट विल बी limiting position of sphere PQRS at P, ओके। और सर्कल के केस में 3 पॉइंट्स होते हैं, और अगर इतना थोड़ा और मैं डिस्कस करूं तो एक आपने ग्रेजुएशन में नोड पढ़ा होता है, कस्प पढ़ा होता है, डबल पॉइंट होता है ना, कि एक आपका पॉइंट है उसके ऊपर कर्व ऐसे आ रही है और वापस मुड़ के फिर जा रही है, तो वो डबल पॉइंट हो जाता है। तो उसी तरह से मतलब आपका 4 पॉइंट्स कॉन्टेक्ट होगा इस कर्व और इस स्फीयर, क्योंकि स्फीयर तो डेफिनेटली आपका ये एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है ना, तो इट मीन दैट स्फीयर पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा P, दैट विल बी लिमिटिंग पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स। 4 में P तो एक है ही है, लेकिन 3 पॉइंट उसके नेबरहुड में होंगे, वो भी दे आर वेरी क्लोज टू दैट P, ठीक। तो आई होप कि अब आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें नॉलेज मिल गया होगा कि जैसे नोड की बात होती है, डबल पॉइंट की बात होती है, तो इसी तरह से ये आपका 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट है, और सर्कल के केस में 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट होते हैं। सो this is a sphere at a point P of the on a curve which has 4 point contact with a curve at P. Okay. Now अब हम फाइंड आउट करेंगे कि सेंटर क्या होगा इसका और रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर क्या होगा। सो लेट, मैंने सी यहाँ थोड़ा डार्क बनाया है, तो वी कीप इन माइंड कि ये सी जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर है, और आर इज रेडियस ऑफ ए स्फीयर। इट्स इक्वेशन इज, हमने स्फीयर की इक्वेशन ले ली, सो आर ये रेडियस है ना, और ये हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया कैपिटल आर। आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ जेनरिक पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट है आर, ये डार्क है, सो दिस इज वेक्टर एंड दिस इज स्केलर, और सी इज सेंटर, तो ये भी आपका एक वेक्टर होगा, ओके। सो अब हमने क्या करना है, इस स्फीयर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढना है कर्व के साथ। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू एफ ऑफ एस विद द स्फीयर इज गिवन बाय दिस। तो क्या करेंगे, हम इनकी ज्वाइंट इक्वेशन बना लेंगे, इस कर्व का और इस कर्व का ज्वाइंट इक्वेशन बना लेंगे। तो हमने क्या किया, जो इसका जेनेरिक पॉइंट था उसमें आर को पुट कर लिया, सो वी गॉट दिस, और इसको इक्वल टू 0 कर लिया, इधर शिफ्ट कर लिया, सो वी गेट ए रिलेशन
आई थिंक ये आपको छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होता है हमने, कि जैसे दो प्लेन की अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 और इक्वल टू 0, ये दोनों का कर्व आ गया जिनका दोनों का इंटरसेक्शन होता है। फिर हम कोशिश करते हैं कि इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक, तो उसी तरह से ये कर्व एक है, दूसरा कर्व ये है, तो इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन निकाल। ठीक, तो यहाँ तो सीधी सी बात है कि जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है उसमें इस आर की वैल्यू पुट कर, सो दैट विल बी ज्वाइंट इक्वेशन, और इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर लिया, लिख लिया इसको, इक्वल टू 0 बन ही जाएगा क्योंकि हम दोनों का एक तरफ रखेंगे और इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो वी गेट इन मीन फंक्शन f of s is equal to this, equal to 0. So अब स्फीयर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो इंटरसेक्शन होगी इस कर्व और इस स्फीयर की, दैट विल बी 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट। ठीक, अगर 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट होगी तो डेफिनेटली एक कंडीशन आ जाएगी f इक्वल टू 0, दूसरा f डैश इक्वल टू 0, f डबल डैश इक्वल टू 0 एंड f ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। तो 4 कंडीशंस आएगी। और सर्कल के केस में 3 थी क्योंकि उसमें 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट था, तो यहाँ तक कंडीशन थी। ये कंडीशन 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट की वजह से आई। सो पहली कंडीशन से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से r माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो फर्स्ट कंडीशन से हमें ये मिल गया। तो यहाँ से एक इनफैक्ट हमें रेडियस मिल जाएगा, तो हमें इस r माइनस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्योंकि सेकंड कंडीशन से इसका हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर तो 0 बन जाएगा, और 2 टाइम्स यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा इंटू आर माइनस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर माइनस सी दैट इज आर डैश, तो वो बन जाएगा आपके पास टी। तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन आ गई। ठीक, तो यहाँ से सीधा पता लग रहा है कि आर माइनस सी जो होगा वो टी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे कर्व भी बना लेते हैं जिससे हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। तो ये हमारे पास पी पॉइंट है मान लिया, और ये हमारे पास पी है। ठीक, तो ये हमने सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है, सेंटर का सी है, ये सी है, और आर आपका स्फीयर के ऊपर होगा। ठीक, तो जो इस आर और सी के बीच में जो एंगल है ये, सो दिस इज आर, दिस इज सी, तो ये सी का यहाँ सेंटर से हो गया, दिस इज सी वन से, तो ये बन गया हमारे पास आर माइनस सी। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। ठीक, क्योंकि ये आर पॉइंट जो है ये कर्व के ऊपर भी होगा और स्फीयर के ऊपर भी, दिस पी पॉइंट। ठीक, पहली बात तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन से कि ये जो आर माइनस सी है वो इसके साथ टी के साथ 90 डिग्री बना रहा है। अब इसी को सेकंड कंडीशन निकल गई, थर्ड कंडीशन को इसी को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार फिर। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज टी डैश कप्पा एन आ जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज आर डैश टी आएगा, उसका 0 हो जाएगा, तो टी डॉट टी इज 1। तो यहाँ से आर माइनस सी डॉट एन इक्वल टू माइनस रो। ठीक, सो नाउ थर्ड कंडीशन के बाद फिर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो आर का डेरिवेटिव आर डैश और सी का 0, सो आर डैश इज टी, टी डॉट एन, तो टी डॉट एन 0 हो जाएगा, और ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और आर डैश का वैल्यू हमने फॉर्नेट फार्मूले से पुट कर दिया। सो टी डॉट एन तो 0 जो मैंने आपको पहले बता दी। नाउ फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दिस वन। अब यहाँ से आर
माइनस सी, इसको मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया ये, और आर माइनस सी डॉट माइनस कप्पा टी डॉट आएगा टी, और ये चीज इक्वल टू 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ सेकंड इक्वेशन। ठीक, व्हाट माय पॉइंट, ये हमने सेपरेट करा, ये फैक्टर फर्स्ट टर्म आ गया और ये सेकंड टर्म इक्वेशन 2 की हेल्प से 0 हो जाएगा, सो वी लेफ्ट विद ओनली दिस वन, ये चीज आ गई हमारे पास। दिस इज द फोर्थ कंडीशन। नाउ अभी हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ से हम आर माइनस सी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले कैसे फाइंड आउट होगी, अब देखो अगर इक्वेशन 2 से ऑब्जर्व करें तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आर माइनस सी जो है वो परपेंडिकुलर टू टी है, सो आर माइनस सी लाइज इन द नॉर्मल प्लेन एट टी। ठीक, सो नॉर्मल प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि टी जो होता है वो नॉर्मल प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है। ठीक, क्योंकि ये हमारे पास एन एन इधर को होगा, पी ऊपर को होगा, बी वेक्टर ऊपर को होगा, तो ये जो प्लेन आप कंटेन करेगा, ऐसे जो प्लेन बनेगा एक, इसको नॉर्मल प्लेन बोल रहे हैं, तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है, टी इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। इट मीन दैट आर माइनस सी जो है वो इस प्लेन पे लाई करेगा। ठीक, अगर इस प्लेन पे लाई करेगा तो ये प्लेन जो नॉर्मल प्लेन जो वो किसको कंटेन करता है, एन और बी, तो इट मीन दैट आर माइनस सी जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन और बी लिखा जाएगा। सो लैम्डा एंड म्यू आ गया क्या, स्केलर। सो अब हम इक्वेशन 3 में पुट करें, अगर आर माइनस सी की वैल्यू, आर माइनस सी की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगा रिस्पेक्ट टू दिस से एन के साथ, तो एन डॉट एन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा और एन डॉट बी 0 हो जाएगा। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा माइनस 2 आ गया। और अगर हम इसकी इक्वेशन नंबर 4 के साथ आर माइनस सी को पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट बी के साथ होगा, तो बी डॉट बी 1 बनेगा और बी एन डॉट बी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू इज इक्वल टू माइनस सिग्मा रो डैश। तो फाइनली हमें आर माइनस सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आर माइनस सी हमें मिल गया। सो आर माइनस सी मिल गया, तो यहाँ से हम सी फाइंड आउट कर लेंगे और हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा सेंटर ऑफ स्फीयर का। सो और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वहां से रेडियस मिल जाएगा। सो फाइनली वी गेट आर माइनस सी, और यहाँ से हमने सी का वैल्यू निकाल लिया। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर स्फेरिकल कर्वेचर। और इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 ये थी, आर माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर माइनस सी की अगर हम वैल्यू पुट करें, आर माइनस सी की वैल्यू पुट करें, सो दैट विल बी रो स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर आर डैश स्क्वायर। So this is radius of spherical curvature. I hope कि आपको ये just repetition of जो हमने सर्कल के केस में करा था वैसे ही हुआ ये। Now some property of this. The first property of spherical curvature is the product of curvatures at corresponding point is equal to the product of their torsions. तो ये किसकी बात हो रही है, दो कर्वेचर्स की बात हो रही है और दो टॉर्शन की बात हो रही है। तो दो कर्वेचर, एक कर्वेचर होगा सेंटर ऑफ लोकस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर और दूसरा ओरिजिनल कर्व। ठीक, सो हमने यहाँ पे देखो सी विद ओरिजिनल कर्व एंड सी विद द कर्व ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। और 1 सबस्क्रिप्ट जो है वो हम C1 के लिए यूज करेंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा कि कौन सा वेक्टर किस कर्व का है। जिसके बाद साथ 1 लगा होगा वो C1 का होगा,
और जो विदाउट सी होगा, विदाउट सबस्क्रिप्ट होगा, दैट बिलोंग्स टू सी, ओरिजिनल कर्व। तो सबसे पहले हमने जो इक्वेशन है C इज इक्वल टू आर प्लस रो एन प्लस सिग्मा आर डैश बी, तो हमने पोजीशन वेक्टर जो C था उसको थोड़ी देर के लिए R1 मान लिया। ठीक, इसमें अगर C भी रखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे थोड़ा सा हमें करने में इजी रहता है। सो हम R1 का डेरिवेटिव निकालेंगे रिस्पेक्ट टू S1, सो दैट विल बी T1, और राइट हैंड साइड में चेन रूल लगा के रिस्पेक्ट टू S करना पड़ेगा, सो ds ओवर ds में आएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद ये कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, जैसे पहले हमने करा वो कैंसिल आउट हुई थी। सो वी फाइनली वी लेफ्ट विद दिस टर्म। ठीक, और यहाँ से सीधा पता लग रहा है कि जो T1 है इज पैरेलल टू B। ठीक, क्योंकि T1 जो है वो इन टर्म्स ऑफ बाई नॉर्मल लिखा जा रहा है, सो T1 इज पैरेलल टू बाई नॉर्मल ऑफ ओरिजिनल कर्व। अगर इसको हम स्क्वेयरिंग करते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं, तो T डॉट T1 डॉट T1 1 बनेगा, और यहाँ पे B डॉट B आएगा, दैट इज 1। तो हम ये स्केलर का स्क्वेयर हो जाएगा। सो यहाँ से हमें ds1 ओवर S की वैल्यू मिल गई, इसको रिवर लेके गए। सो इसको कंबाइन करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वेशन 3। सो अब इसका इक्वेशन ds1 का अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट करें इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास क्या चीज बचती है, T1 इज इक्वल टू B। T1 की वैल्यू B आई। इसका मतलब है कि जो आपका टेंजेंट टू द C1 होगा वो पैरेलल टू बाई नॉर्मल होगा। ठीक, अब इक्वल तो इक्वल इन द सेंस कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट होंगे तो डिफरेंटली, दे विल बी पैरेलल बिकॉज ओरिजिनल कर्व हमारी ये है C, और ये वाला जो है वो C1 है। ठीक, ये C है। अब यहाँ पे हमारे पास T है, ये N है, और ये हमारा B है, और यहाँ पे इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे मान लो सेक्टर है, तो यहाँ पे टेंजेंट बनेगा वो T1 हुआ, यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा, ठीक है, वो N हो गया, और यहाँ पे हमारे पास B हो गया, B1 हो गया, ये N1 हो गया। ठीक, ये N है, ये B है, ये हमारा T है। ये ओरिजिनल कर्व के लिए, ये और ये C1 कर्व के लिए। तो यहाँ से ये हो रहा है कि जो T1 है वो इस B1 के पैरेलल होगा। ठीक, अब देखने में आपको सरत से लग रहा है, बट थोड़ा 3D होगा, ये स्पेस में है। सो हम फिगर की हेल्प से थोड़ा सा अगर इसको प्लॉट करना चाहें, तो B आपका बिल्कुल ऊपर है, सो आपका T भी थोड़ा सा घूम के होगा, क्योंकि इज डिपेंडिंग अपॉन कि वो सर्कल कैसे बनता है यहाँ पे, है ना, स्फीयर स्फीयर कैसे बनता है, उसका सेंटर होगा। तो हम मैथमेटिकली ज़्यादा इस पर स्ट्रेस करेंगे कि मैथमेटिकली हमारे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ से ये आ रहा है कि जो T1 है वो B के पैरेलल होगा, और अगर हम इसी को डिफ्रेंशिएट करें, तो व्हाट वी गेट, T1 डैश पर कप्पा 1 N1 आ जाएगा, और राइट हैंड डैश साइड में चेन रूल से करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट टू S1 कर रहे हैं हम, तो B डैश इंटू ds ओवर S1, और B डैश फ्रॉम फर्नेट इक्वेशन से हमारे पास ये आ गया। सो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि हमारे पास जो N वेक्टर है, जो N1 है, जो प्रिंसिपल नॉर्मल है C1 का, वो किसके पैरेलल आ रहा है, N के पैरेलल। ठीक, सो अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, तो यहाँ से हमें ds ओवर ds1 की वैल्यू मिल जाएगी। स्क्वेयरिंग तो यहाँ पे बन जाएगा कप्पा 1 स्क्वेयर, और यहाँ पे हो जाएगा टॉ स्क्वेयर ds1 स्क्वेयर, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ds और ds1 की वैल्यू आ गई कप्पा 1 ओवर टॉ।
सो इक्वेशन 5 में अगर हम इसकी वैल्यू ds ओवर ds1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें 5 में, तो यहाँ से हमारे पास n1 जो है वो इक्वल टू -n आ गया। सो इट मीन दैट जो डायरेक्शन होगी n1 की दैट विल बी अपोजिट टू ईच अदर। गॉट माय पॉइंट? तो बड़ा कर्व्स फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे पास n है और ये n डैश है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जो होगी वो उल्टी होगी, उस तरफ होगा। ठीक, इस तरफ को नहीं आएगा। ओके, नाउ दैट दिस हो गया ये। सो नाउ वी हैव दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली, एंड t1 भी फाइंड आउट कर लिया, n1 भी फाइंड आउट कर ली, तो दोनों से हम तीसरी फाइंड चीज कर सकते हैं t1 b1। तो b1 कैसे, हम दोनों का स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास आ गया b1 इज इक्वल टू t। सो b1 जो होगा वो t के पैरेलल होगा, तो b1 जो होगा वो t के पैरेलल होगा, तो b1 हमारा पास ये है। ठीक है, तो इट मीन दैट यहाँ पे हमारे पास b होगा। ठीक, ये हमारा n हो गया और इस डायरेक्शन में b होगा, क्योंकि हमारा जो b1 है, जो b1 है वो हमारा पैरेलल आया t के पास, तो b1 इस डायरेक्शन में होगा, b1 इस डायरेक्शन में होगा, n का डायरेक्शन हो गया क्लियर हमारे पास, n जो है वो इसकी अपोजिट है, और n भी हो गया, और जो t1 होगा वो b के पैरेलल होगा, t1 जो होगा वो b के पैरेलल होगा, तो b हमारा पास ये है, इसका मतलब ऊपर को होगा t1। ठीक, वो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन कैसी है कर्व की। सो वी गेट ऑल दीज थिंग्स कि कैसे वो पैरेलल होगा। सो नाउ अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, किसी एक को t1 को t1 को डिफरेंशिएट करें रिस्पेक्ट टू s1, सो फॉर्मेट फार्मूला लगा के हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। सो फ्रॉम हियर ds1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, और एक वैल्यू हमने पहले निकाली ds ओवर s1, तो दोनों को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, इफ वी कंपेयरिंग दिस टू, व्हाट वी गेट, इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, व्हाट वी गेट, kappa k into kappa 1 is equal to tau into tau 1। सो दिस इज वी रिक्वायर्ड, हमने प्रूव करना था कि प्रोडक्ट ऑफ कर्वेचर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टॉर्सन के इक्वल आएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके साथ एक और चीज हम कर सकते हैं कि अगर कर्वेचर हमारा कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली रो भी कांस्टेंट होगी और रो डैश डबल डैश भी 0 होगा, तो ds ओवर s1 s की वैल्यू जो हमारे पास कप्पा ओवर c आई है, ठीक है, और उसमें r डैश और डबल डैश तो वो 0 हो जाएंगे, तो वी लेफ्ट विद दिस, और ds1 ओवर s की एक वैल्यू और है हमारे पास कप्पा k1 ओवर दिस, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास टॉ कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कर्वेचर उसका कांस्टेंट है, तो जो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर का जो कर्व है उसका कर्वेचर भी कांस्टेंट है, सो कर्वेचर ऑफ k1 ऑफ c1 इज आल्सो कांस्टेंट। So that's all for this today's lecture. Thank you.